हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मनोज शर्मा। तो तैयार होते हैं हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर के। लेक्चर 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था सोल्यूशन का, सोल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे, सोल्यूट सॉल्वेंट कौन होगा इस बारे में बात की थी, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है इस बारे में बात की थी, और आपको लास्ट में बताया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सेकंड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की, कंसंट्रेशन यूनिट्स की। तो उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स। देखिए, जो कंसंट्रेशन टर्म्स टॉपिक है, कंसंट्रेशन टर्म्स ये जो टर्म होते हैं ये सॉल्वेंट और सोल्यूट की जो रिलेटिव अमाउंट्स होती हैं सॉल्यूशन में, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने शरबत बनाया, पानी और चीनी को मिलाया, तो कितनी चीनी ऐड की, कितना पानी ऐड किया, ये कंसंट्रेशन टर्म नहीं बताएगा। कंसंट्रेशन टर्म कुछ ऐसा बताएगा जो उन दोनों की रिलेटिव अमाउंट से निकल के आता हो। जैसे कि शरबत की जो मिठास होती है, स्वीटनेस होती है, वो दोनों की रिलेटिव अमाउंट से निकल के आती है। तो मिठास कौन बताएगा? कंसंट्रेशन टर्म बताएगा। तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स शरबत की मिठास की तरह होते हैं। तो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज होता है आपके यहाँ, जो जिनका यूज होगा वो है परसेंट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन पीपीएम, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी भी है, आईएससी में कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं शायद, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी के कंसंट्रेशन टर्म्स को हम पहले डिस्कस कर लेंगे। शुरुआत करते हैं परसेंट स्ट्रेंथ से। देखिए, कहीं पर भी अगर हमें परसेंट बतानी पड़ती है, सपोज दैट एक क्लास में गर्ल्स और बॉयज दोनों बैठे हुए हैं, 20 गर्ल्स 30 बॉयज, तो आपसे अगर पूछा जाए बॉयज की परसेंटेज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ बॉयज ऊपर आएगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। तो अगर सोल्यूशन में हमें सोल्यूट की परसेंट स्ट्रेंथ निकालनी हो, तो हमें ऊपर सोल्यूट की अमाउंट लेनी पड़ेगी, नीचे हमें टोटल यानी सॉल्यूशन की अमाउंट लेनी पड़ेगी इनटू 100। तो अगर आप परसेंट स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे परसेंट स्ट्रेंथ में, परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। लिखा हुआ है यहाँ पे, परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पार्ट्स का मतलब यहां पर होता है या तो हम मास ले लें ग्राम में, या फिर हम वॉल्यूम ले लें। तो सोल्यूट का मास लिया गया या वॉल्यूम लिया गया, इसी तरीके से सॉल्यूशन का मास लिया गया या वॉल्यूम लिया गया। 3 टाइप की परसेंट स्ट्रेंथ यूज की जाती है। थ्योरेटिकली और भी बन सकती हैं, बट 3 का ही यूज होता है। एक है W/W, एक है W/V और एक है V/V। W/W को हम कहते हैं बाई मास, V/V को हम कहते हैं बाई वॉल्यूम, और ये होती है मास बाई वॉल्यूम। देखिएगा, जो यूज हुआ है पहला W, ये सोल्यूट के लिए है, और जो दोबारा वाला ये सॉल्यूशन के लिए है। सेम ये वाला W जो होगा ये किसके लिए होगा? यस, सोल्यूट के लिए, और ये वाला भी किसके लिए होगा? सॉल्यूशन के लिए। एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहां लिखा हुआ है 15% W/W सॉल्यूशन, तो देखो 15% कहा गया, तो ये 15 तो सोल्यूट होगा और सॉल्यूशन कितना होगा? 100 होगा। अब हमें ये देखना है कि सोल्यूट का 15 है क्या, तो पहला टर्म देखेंगे W यानी 15 ग्राम है। सॉल्यूशन का 100 तो है, बट क्या है, ग्राम या ml? दूसरा टर्म देखेंगे तो क्या आया? ग्राम। 15% W/W यानी 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 15% W/V सॉल्यूशन। सोल्यूट के लिए W यानी ग्राम, सॉल्यूशन के लिए V यानी ml।
क्या कहेंगे? 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बिल्कुल परसेंट स्ट्रेंथ की तरह ही नेक्स्ट स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेंथ इन ppm। स्ट्रेंथ इन ppm, ppm मींस पार्ट्स पर मिलियन। जस्ट लाइक परसेंट स्ट्रेंथ, परसेंट स्ट्रेंथ की तरह हम स्ट्रेंथ इन ppm को डिफाइन करेंगे। लिखेंगे आप लोग, स्ट्रेंथ इन ppm of solution is defined as parts of solute present in 1 million, that is 10 to the power 6 parts of solution। ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है। जिस तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया था हम इसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जनरली इसका क्लासिफिकेशन नहीं होता है क्योंकि ये बहुत छोटी यूनिट होती है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आपकी हेडिंग पड़ेगी कंसंट्रेशन टर्म्स, उनमें आप ये नाम नोट करेंगे। शुरुआत करेंगे परसेंट स्ट्रेंथ से, डेफिनेशन मैंने आपको बोली थी वो आप लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद ये सारा मैटर आप उसमें ऐड करेंगे, एग्जांपल्स आप ऐड करें सो दैट आपको आगे याद रहे, समझने में आपको आसानी मिले। स्ट्रेंथ इन ppm की डेफिनेशन मैंने आपको बोली थी वो लिखेंगे और उसके बाद आप ये फार्मूला लिखेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, एक दो क्वेश्चंस यहां से लगा लेंगे, फिर बाकी की कंसंट्रेशन यूनिट्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन बोल देते हैं, चलिए बोर्ड पे लिख देते हैं, 2 सेकंड लीजिए। क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर रहे हैं, लिखिएगा। 300 ग्राम ऑफ 20% W/W solution and 200 gram of 10% W/W solution are mixed। फुल स्टॉप लगाएंगे। कैलकुलेट द परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इन W/W। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आप देखिए यहां पर उसका सॉल्यूशन आपका सही होता है या गलत होता है। होपफुली आप लोग इसको सही ही करेंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, आप चेक कर लीजिए सोल्यूशन क्या होना चाहिए। देखिए रिजल्टिंग सोल्यूशन में हमें बतानी है परसेंट स्ट्रेंथ W/W। तो अगर हम रिजल्टिंग सोल्यूशन में परसेंट स्ट्रेंथ W/W निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? रिजल्टिंग में मास ऑफ सोल्यूट अपॉन रिजल्टिंग सोल्यूशन का मास इनटू 100 करना चाहिए। अब रिजल्टिंग सोल्यूशन का मास कितना होगा? मास ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, ये तो दोनों सॉल्यूशंस के मासेस को ऐड करने पे आ जाएगा। 300 + 200 = 500 ग्राम। अब इसमें मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा वो यहां से हमें चेक करना पड़ेगा। सोल्यूशन 1 जो कि 300 ग्राम था 20% था, इसमें मास ऑफ सोल्यूट 300 का 20% मतलब 60 ग्राम। सोल्यूशन 2 में जो कि 200 ग्राम है 10% W/W है, यहां पर मास ऑफ सोल्यूट 200 का 10% यानी 20 ग्राम। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन में सोल्यूट हो जाएगा यहां से 60 और यहां से आया 20, तो 80 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से हम इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करके फाइंड कर सकते हैं 16% W/W। बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। यहां से जल्दी से हम सभी कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशंस को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को देखो रिप्रेजेंट करते हैं CHI, काई से, ग्रीक लेटर होता है, लेकिन जनरली इसको X ही बोला जाता है क्योंकि X बोलने में ज्यादा कन्वीनियंट है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है? सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, एक सॉल्वेंट जिसका नाम हमने A रखा, एक सोल्यूट जिसका नाम हमने B रखा। सॉल्यूशन में A के मोल Na है, सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल Nb है। तो किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर डिफाइन करना पड़े, देखो आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने के लिए आपने हेडिंग डाली होगी मोल फ्रैक्शन, इस तरीके से आप दिखाएंगे। फिर आप आगे मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स।
एग्जाम्पल देखिएगा, मोल फ्रैक्शन अगर हम ए का निकाल रहे हैं यानी एक्स ए इज इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, एक्स बी इज इक्वल टू एम बी यानी मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। एज यू नो सभी फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 ही होता है। तो ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन, शायद आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट है मोलैरिटी, एम। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन पता होती है सब लोगों को, इसलिए इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कैपिटल एम से दिखाते हैं, यूनिट होगी मोल पर लीटर या इसी को हम बोलते हैं मोलर। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन हो गई। आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मोलैरिटी। स्मॉल एम से दिखाते हैं। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होगी मोल पर kg या इसी को हम कहेंगे मोलर। अच्छा, ये फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी जो थोड़े अलग होते हैं उनको छोड़कर हमने सभी कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशंस आपको बता दी। तो अब हम क्या करते हैं, उन डेफिनेशंस को क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन आपको यहां पर बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। लिखा है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। आपको कैलकुलेट करना है परसेंट स्ट्रेंथ W by W, W by V, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। देखिए ये क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपको दे रहे हैं। आपको क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो आप किसी भी बुक से उठा करके या आपको हम चैप्टर के लास्ट में असाइनमेंट देंगे, यहां पर हम वीडियो में उसको अपलोड करेंगे, उस असाइनमेंट से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। और अगर जैसे कि मान लीजिए इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिख दें। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस डाउट को पहले क्लियर करेंगे। तो डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अपडेट्स लेने के लिए सब्सक्राइब तो करते ही रहिएगा और प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए। हम मिलते हैं 2 सेकंड के बाद। आप ट्राई करिए। आई होप आपने सभी पार्ट्स को सॉल्व कर लिया होगा ठीक से। फिर भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताया गया था 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया गया है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर और सोल्यूशन की डेंसिटी थी 1.1 ग्राम पर ml। तो फर्स्ट पार्ट हुआ करता था स्ट्रेंथ इन W by W। तो अगर स्ट्रेंथ इन W by W निकाल रहे हैं हम तो हम क्या कहेंगे, W by W है, ऊपर जो पार्ट्स लिए जाएंगे सोल्यूट के वो मास होगा और नीचे जो पार्ट सोल्यूशन के लिए जाएंगे वो भी मास होगा। ये मास सोल्यूट के लिए और ये मास सोल्यूशन के लिए इनटू 100। तो 10 ग्राम हो गया ग्लूकोज, नीचे मास सोल्यूशन का लेना है तो 100 ग्राम तो सॉल्वेंट है और 10 ग्राम उसमें सोल्यूट ऐड किया गया है। तो 110 ग्राम होगा ये। यहां ये गलती मत करिएगा कि 100 ग्राम ले लो। कई लोग गलती करते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं नीचे। तो ऊपर मास ऑफ सोल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे, ये 9.09% आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको निकालना है परसेंट स्ट्रेंथ W by V। तो ऊपर तो W by V मतलब ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास तो हमें पता है लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन 110 ग्राम है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.1। यहां से हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 100 ml हो गया। परसेंट स्ट्रेंथ के लिए क्या किया, W by V के लिए ऊपर लिया हमने मास ऑफ सोल्यूट, नीचे लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इस तरीके से ये हो जाएगा 10% W by V।
नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए ऊपर आएंगे मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? सोल्यूट का मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि अभी अभी निकाला था 100 ml। 100 ml है, इसको 1000 से डिवाइड किया लीटर में बदलने के लिए, ये वैल्यू आएगी 0.55 मोल पर लीटर। मोलैरिटी के लिए मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये तो मोल हो गए, वही पुराना वाला यहां से लिया। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल दिया 1000 से डिवाइड करके, ये वैल्यू भी 0.55 आएगी। चांस की बात है कि यहाँ पर मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम आ रही है, जनरली सेम नहीं होती हैं। इसके बाद आखिरी पार्ट था मोल फ्रैक्शन निकालने वाला, ग्लूकोज और वाटर। दो चीजें दी गई हैं, ग्लूकोज का मास 10 ग्राम, वाटर का मास 100 ग्राम। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होगा? मोल। मोल होंगे मास अपॉन मोलर मास, यहां से ये मोल आ गए, इसके मोल कितने आएंगे? मास अपॉन मोलर मास कितने हो गए। मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकालोगे तो ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल मोल, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। और जब वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल, तो ये वैल्यू ये हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट क्लियरिंग थे, बिल्कुल बस डेफिनेशंस और फार्मूलाज को अप्लाई करके करने थे, बेसिक से क्वेश्चंस। इसके बाद जो क्वेश्चंस का सेकंड सेगमेंट है वो भी बहुत बेसिक है, लेकिन वो कंसंट्रेशन टर्म्स के इंटर रिलेशन का सेगमेंट है। मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म को फाइंड करना, जैसे मोलैरिटी से मोलैलिटी निकालना या फिर मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी फाइंड करना, ये सब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूं, आप पहले उसको ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम आपको उसके सॉल्यूशंस दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज छोड़ दीजिए, वहां पर टफ हो जाएगा। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 10% W/W। फर्स्ट, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। सेकेंड, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, तो यहां मोल फ्रैक्शन निकालना था और मोलैलिटी, ठीक है, मुझे याद रहेगा जब मैं सॉल्व करूंगा। तो सेकेंड क्वेश्चन है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 10% W/V। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 10% W/V और निकालनी है आपको मोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी NaOH, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 10% W/W। कैलकुलेट मोलैरिटी, मतलब कैपिटल M ऑफ सॉल्यूशन। 10% W/W निकालनी है मोलैरिटी। साथ में लिखेंगे इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी हो गई 1.2 ग्राम पर ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन लिखिएगा। मोलैरिटी यानी कैपिटल M ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 3 मोलर। फुल स्टॉप के बाद कैलकुलेट मोलैलिटी स्मॉल m ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। आखिरी क्वेश्चन 11th की NCERT में भी दिया है, पहले चैप्टर में लिखेंगे। इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज 0.15।
कॉमा लगा के, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इनको सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, मिलते हैं हम सॉल्यूशन के साथ। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहा गया 10% W/W एक्वस NaOH। जब भी आप परसेंट स्ट्रेंथ से कोई दूसरी कंसंट्रेशन टर्म को फाइंड कर रहे हैं तो ध्यान रखें इसको इलेबोरेट कर लिया करें। 10% W/W एक्वस NaOH का मतलब है 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? ये डेफिनेशन कहती है। निकालना क्या है आपको निकालना है दोनों के मोल फ्रैक्शंस को। तो पहला पार्ट है मोल फ्रैक्शन निकालना। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दोनों के मोल चाहिए होते हैं। तो देखिए एक NaOH है, एक वाटर है, इसका मास है 10 ग्राम। मास ऑफ वाटर होगा, सॉल्यूशन के मास से हमने सॉल्यूट के मास को माइनस कर दिया, 90 ग्राम। मोल चाहिए होंगे, मास अपॉन मोलर मास, इसके मोल, मास अपॉन मोलर मास, और मोल फ्रैक्शन NaOH का होगा इसके मोल अपॉन टोटल मोल 1/21। ऐसे ही यहां पर 20/21। अगर हमें मोलैलिटी फाइंड करनी है तो मोलैलिटी के लिए आता है मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी मोल ऑफ सॉल्यूट, फिर से वही मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, और नीचे होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। 90 ग्राम है, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया, ये 25/9 या 2.78 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 10% W/V एक्वस NaOH। फिर से हमने कहा था आपसे कि जब भी क्वेश्चन परसेंट स्ट्रेंथ से सॉल्व करना हो तो इसको इलेबोरेट जरूर करें। इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है। मोलैलिटी क्या होती है? मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत सिंपल है, मोल हो गए, वॉल्यूम हो गया, लीटर में बदलने के लिए 1000 ऊपर आ गया, 2.5 मोलर हो जाएगा। अच्छा, जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे कर रहे हैं तो ध्यान रखें परसेंट स्ट्रेंथ अगर W/V है तो आप शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक हमने यहां लिखी है मोलैरिटी इज इक्वल टू 10x अपॉन MW2। देखो 10 तो एक डिस्टेंस हो गई, x है परसेंट स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी, x है परसेंट स्ट्रेंथ W/V, और MW2 का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, जो भी आप कहें। जहां भी मैं इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स में 1 यूज करूंगा वो होगा सॉल्वेंट के लिए, और जहां 2 यूज करूंगा वो होगा सॉल्यूट के लिए। तो MW2 यूज करने का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से भी आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, बट इतना ध्यान रखना होगा शॉर्ट ट्रिक्स आर नॉट एप्लीकेबल इन बोर्ड एग्जाम्स। तो आप इसको बोर्ड एग्जाम्स में नहीं यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक को केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही यूज करेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2 सेकेंड। देखिए बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें कहा गया 10% W/W एक्वस NaOH और आपको फाइंड करनी है मोलैरिटी। तो इलेबोरेट करते हैं 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो आपको मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए होंगे, जो मिल जाएंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास से। दूसरा आपको चाहिए होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं है। अच्छा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है, तो यहां से हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया मास अपॉन डेंसिटी से, तो ये वॉल्यूम निकल आया। इसके बाद मोलैरिटी निकालना बहुत आसान हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ml में है, ऊपर 1000 पहुंच गया, ये लीटर में बदल गया, ये 3 मोलर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है मोलैरिटी m इज इक्वल टू 10 dx अपॉन MW2 बोल देते हैं जल्दी में। मोलैरिटी यानी कैपिटल M इज इक्वल टू 10 dx अपॉन MW2। बस पुरानी जो इससे पहले वाली शॉर्ट ट्रिक थी और ये है, इसमें d और ऐड हो गया है। वो तब थी जब परसेंट स्ट्रेंथ x थी W/V और यहां पर परसेंट स्ट्रेंथ x है W/W। तो मोलैरिटी d है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, x है परसेंट स्ट्रेंथ W/W, MW2 मैंने पहले आपको बताया था मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ था उसमें मोलैरिटी दी गई थी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH की जो कि 3 मोलर थी और फाइंड करनी थी मोलैरिटी। देखिएगा इलेबोरेट करना जरूरी है, जैसे ही आप इलेबोरेट करोगे आपको रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। 3 मोलर का मतलब हुआ 3 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर यानी 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ये दिया है, हमने ये 1 लीटर सोल्यूशन बना लिया, सोल्यूशन 1 लीटर है, इसमें सोल्यूट 3 मोल है, डेंसिटी कितनी है 1.2, ये तो गिवन था। अब आप जरा सोचिए आपको फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए आपको चाहिए होगा मोल ऑफ सोल्यूट और नीचे लाना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सोल्यूट तो गिवन है ही है 3, मास ऑफ सॉल्वेंट तक जाना है। मास ऑफ सॉल्वेंट का एक आइडिया यहां से ये मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी गई है, तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी से, ये मास ऑफ सोल्यूशन हो गया। मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं इसके मोल और मोलर मास को मल्टीप्लाई करके, तो ये 120 ग्राम हो जाएगा। यहां से हमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, मास ऑफ सोल्यूशन से माइनस करके मास ऑफ सोल्यूट को 1080 ग्राम, तो यहां पर मोलैरिटी होगी मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल 3 हो गए, मास ऑफ सॉल्वेंट 1080 ग्राम है, ऊपर 1000 आया क्योंकि ये कन्वर्ट करना था हमें केजी में, 25/9 या ये हो जाएगा 2.78 मोलर। शॉर्ट ट्रिक है स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 कैपिटल M 1000 M अपॉन 1000 D माइनस mmW2। ये मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी 1000 इंटू D, D है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, M फिर से मोलैरिटी और MW2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल वही सब कुछ है, वहीं से ड्राइव किया हुआ है। 1000 को अगर आप छोड़े, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता क्या है मोल ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी से हमने ले लिया 3 मोल थे। नीचे क्या लाना है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आया भाई, 1 लीटर सोल्यूशन लिया था तभी तो 3 मोल आए थे मोलैरिटी के बराबर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए 1000 इंटू डी, ये तो हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस ये हमने किया मास ऑफ सोल्यूट यानी मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और ऊपर 1000 इसलिए पहुंचा क्योंकि ये मास ग्राम में निकल के आया था, इसको हमने कन्वर्ट किया किलोग्राम में। बात करते हैं बस हम आखिरी क्वेश्चन की। आते हैं बच्चा लोग आखिरी क्वेश्चन में। देखिए आखिरी क्वेश्चन में इतना कहा गया है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है जहां पे H2SO4 का मोल फ्रैक्शन 0.15 है और मोलैरिटी बताइए। क्वेश्चन पढ़ने पे पहली बार में तो मुझे भी यही लगा था कि डेटा सफिशिएंट नहीं है जब मैं आपके लेवल पे था, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। देखिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, सीधा और दूसरा उल्टा। सीधा तरीका का मतलब होता है जो दिया है वहां से स्टार्ट करो और वहां तक जाओ जो फाइंड करना है। उल्टे का मतलब जो फाइंड करना है वहां से शुरू करो और उसे रिलेट कराओ उससे जो दिया है। इस क्वेश्चन को भी कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सबसे छोटा रास्ता है इस क्वेश्चन को उल्टे तरीके से सॉल्व किया है। ये तो गिवन डेटा, लेट्स से उल्टी तरीके से सॉल्व करते हैं। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन स्मॉल m हमने मोलैरिटी मान ली, और मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलैरिटी स्मॉल m है दिस मींस m मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट है, H2SO4 सोल्यूट है, इसी को आगे बढ़ा दीजिए। H2SO4 मोल m अगर है तो पानी कितना होगा 1000 ग्राम, यहां से मोल निकल आएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 दिया गया है, फार्मूला ये लगेगा मोल ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल मोल 0.15 मोल m प्लस ये यहां से फाइंड करोगे m की वैल्यू 9.8 आ जाएगी। 2-3 बार इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, शायद आपको आप देखिएगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अगर अब देखिए मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस बता दी, डेफिनेशंस को क्लियर करने के लिए बेसिक क्वेश्चंस करा दिए, कंसंट्रेशन यूनिट्स के इंटर रिलेशन के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करा दिए। इतने से आपका काम हो नहीं पाएगा, आपको चाहिए कि आप क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, मैं तो असाइनमेंट आपको लास्ट में दूंगा,
इससे पहले जो भी आपके पास बुक है, एनसीईआरटी से या कोई रेफरेंस बुक है, वहां से कहीं से भी आप प्रैक्टिस करिए। और जो आपको डाउट्स आते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए डाउट्स, व्हाट्सएप नंबर मेरा शुरुआत में आएगा वीडियो के, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, सबसे अच्छा रहेगा, वहां से मैं उठा लूंगा क्वेश्चन को। और जो प्ले लिस्ट हमारी है सोल्यूशन चैप्टर की, उसके लास्ट में एक वीडियो हम बना देंगे आपके डाउट्स का, जो आपके डाउट्स होंगे उनके लिए। तो ये हमने बेसिक क्वेश्चन करा दिए। अब कंसंट्रेशन यूनिट्स में थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट में हम फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी की भी बात करेंगे, तब जाकर के कंसंट्रेशन यूनिट्स पूरी हो पाएंगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। आगे क्वेश्चंस के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है थ्योरेटिकल, उस मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा जी, अगर हम इसी लेक्चर में बात करें बाकी का पार्ट जो बचा हुआ है कंसंट्रेशन यूनिट्स का, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने के लिए इससे जो वीडियो ये वाला आप देखेंगे, इससे पहले एक वीडियो और है, इंट्रोडक्टरी है। जब ये वीडियो डाला जाएगा तो उसमें आपको उस वाले का लिंक मिलेगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका लिंक मिलेगा। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में बचा हुआ है। तो करना क्या है, जो हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें एक पड़ा हुआ है सोल्यूशन 1 करके, उसमें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन वो सब है। ये वाला वीडियो आएगा सोल्यूशन 2A करके, और कंसंट्रेशन यूनिट्स के लिए ही आएगा सोल्यूशन 2B करके। फिर जो नेक्स्ट थर्ड लेक्चर होगा, थर्ड A में आएगा, थर्ड जो आएगा वो 3 के नाम से ही आएगा, एक में ही काम चल जाएगा। और फिर उसमें थर्ड में होगा वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ, जो 4A और 4B होगा, सोल्यूशन 4A, सोल्यूशन 4B। उसमें आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो 5th होगा, वहां पर आप आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन, हेनरीज लॉ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और लास्ट में एक 6th वीडियो आएगा जो कि आपके डाउट्स के लिए होगा, और नीट और जेई के एडवांस क्वेश्चंस के लिए होगा। क्योंकि ये जो इतना जो मैं आपको पढ़ाता हूं, ये एकेडमिक के लिए काफी है, और जेई मेन या नीट के लिए काफी है। जेई एडवांस के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। तो जेई मेन और नीट के लिए भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, और आपके जो डाउट्स होते हैं उन्हें आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसे भी हो सके आप मेरे तक भेजिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।